नगरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लोगों के बीच का मुद्दा बन गया है। और ये मुद्दा क्यों ना बने, क्योंकि ये एक ऐसा स्टील प्लांट है जिसके लिए 2001 में भूमि अधिग्रहण हुआ और उसके बाद 3-4 बार भूमि अधिग्रहण होने के बावजूद लोगों को मुआवजा तो मिला, जॉब्स तो मिले, लेकिन जिस प्राइमरी उद्देश्य से उस स्टील प्लांट को उस एरिया में लाया गया था, जो था बेसिक डेवलपमेंट उस गांव का, नगरनार गांव का, वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। और वही इस बार का लोकसभा चुनाव मुद्दा होगा वहां के आम लोगों का। आइए आज हम सुनाते हैं उनकी कहानी कि किस तरह से वो पीड़ित हैं और अपने हक की लड़ाई सालों से लड़ते हुए आ रहे हैं। कुछ 23 साल हो चुके हैं उनकी इस लड़ाई को। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम सिमी केवल पटेल है और मैं आपका स्वागत करती हूँ राउंडअप के इस एपिसोड में। आप मेरे बैकग्राउंड से समझ सकते हैं, हम अभी बस्तर में हैं। फर्स्ट फेज छत्तीसगढ़ का पहला फेज बस्तर लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में होने वाला है और उसी की तैयारियां यहां पर लगातार चल रही हैं। और हम बहुत अंदर तक जाके लोगों की आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी ड्राइव में आज हम नगरनार गांव पहुंचे थे और एक ऐसे गांव पहुंचे थे जहां पे दूर दूर तक आप एंटर करेंगे नगरनार गांव और आपको दूर दूर तक डेवलपमेंट नजर नहीं आएगा, जबकि उसी डेवलपमेंट के लिए नगरनार स्टील प्लांट, जो कि आजकल बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जब भी आते हैं उसका जिक्र अपने स्पीच में कर ही देते हैं, क्योंकि उसके प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफी चर्चा में वो प्लांट रहा है। लेकिन मैं आपको शुरुआत से ये कहानी बता देती हूँ। 24,000 करोड़ के खर्च से बना नगरनार प्लांट 2001 से इसका काम शुरू हुआ और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनफैक्ट PSU है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। 2001 में लैंड एक्विजिशन ड्राइव हुआ, यानी कि भूमि अधिग्रहण का एक प्रोसेस चला, जिसमें आसपास के सारे गांव वालों को एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी लुभावने वादे देकर उनकी पुश्तैनी जमीन, सालों साल वाली जमीन, पुरानी पुश्तैनी जमीन उनसे ले ली और उन्हें ये वादा दिया कि उनको जॉब जरूर मिलेगा और उनके आसपास सभी को नौकरियां जरूर मिलेंगी। नौकरी के साथ साथ उन्हें अच्छा मुआवजा भी दिया जाएगा और जिनकी जमीन ली जा रही है उन्हें मुआवजा और उनके घर में एक किसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी और ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट की जाएगी। तो ऐसे कई लुभावने वादों के साथ जो गांव वाले बिल्कुल रिलक्टेंट थे, यानी कि बिल्कुल अपने जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं थे, उनकी जमीन भी उन्हें बात करके किसी तरह से उनकी जमीन उस पूरे नगरनार स्टील प्लांट के लिए ले ली गई। वो बहुत बड़ा स्टील प्लांट है NMDC का और ये स्टील प्लांट बहुत ज्यादा भूमि अधिग्रहण के बाद वहां पर पहुंचा है। 2001 में पहला लैंड एक्विजिशन ड्राइव हुआ, उसके बाद 2007 के आसपास हुआ, फिर 2010 में हुआ, जिसमें 100 लोगों के आसपास, मतलब अब तक अगर एक आंकड़ा दिया जाए तो 1000 लोगों के आसपास, हजार गांव वालों ने, किसानों ने अपनी जमीन, उनकी अच्छी खासी जमीन नगरनार स्टील प्लांट के लिए दे दी है। और यहाँ पर 30 मिलियन टन के आसपास प्रोडक्शन होता है स्टील का और वो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुद्दा यह है कि जॉब वहां पर नहीं जनरेट हो पाया है, नौकरियां बिल्कुल जनरेट नहीं कर पाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाए। जो बेसिक एक मुद्दा था एक डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो पाया है। गांव वालों से ये भी बोला गया था कि वहां पर स्कूल्स आएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स दिए जाएंगे और वहां पर अच्छे हॉस्पिटल्स भी दिए जाएंगे, जिसकी वजह से नगरनार गांव वालों को बिल्कुल जगदलपुर नहीं जाना पड़ेगा अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो। लेकिन ऐसा कोई निशान आपको नगरनार गांव में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। वहां के लोग ही अपनी कथा, अपनी गाथा अपने मुंह से बताते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जो पूरा नगरनार गांव है, क्योंकि पूरा बस्तर एक ST क्षेत्र में आता है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एक जो क्षेत्र है आपका ST सीट है, वहां पर एक ST सीट ये माना जाता है। और ST सीट होने की वजह से कई सारे जो ट्राइबल लैंड्स है वहां पर वो 5th शेड्यूल, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 5th शेड्यूल में वो प्रोटेक्टेड है। उनके कंसेंट के बिना वहां की जमीन नहीं ली जा सकती और 5th शेड्यूल होने की वजह से वहां पर पेसा एक्ट भी लगा हुआ है, यानी कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं नगरनार स्टील प्लांट को लेकर तो आपको ग्राम सभा को कंसल्ट करना होगा। ग्राम सभा कंसल्ट करेगी, उनके सिग्नेचर लिए जाएंगे, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन नगरनार स्टील प्लांट की प्राइवेटाइजेशन की बात शुरू होने लग गई कि उसे हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्राइवेट प्लेयर को दे दे और यही चीज गांव वाले बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये प्राइवेट कंपनी के पास चला जाता है, या अडानी, जो एक बहुत मशहूर चर्चा है कि ये शायद अडानी ग्रुप को चला जाएगा नगरनार स्टील प्लांट, तो वो इस चीज से भयभीत है कि अगर ये अडानी को चला जाता है या किसी भी प्राइवेट प्लेयर को चला जाता है तो वो अपनी मनमानी करेंगे और बिल्कुल गांव वालों का जीवन अस्त व्यस्त जिस तरीके से चल रहा है सालों साल से, वो और अस्त व्यस्त हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं उनकी जो पुश्तैनी जमीन है
जिस चीज के लिए गई वो तो अभी तक उस चीज के लिए लड़ ही रहे हैं, लेकिन अगर प्राइवेट प्लेयर को चला जाएगा तो और भी मुसीबत उनके लिए बढ़ जाएगी। तो प्राइवेटाइजेशन के काफी ज्यादा अगेंस्ट है, डिसइन्वेस्टमेंट के काफी ज्यादा अगेंस्ट है। आइए सुनते हैं कुछ गांव वालों की बातें। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। मैं लखन बघेल, सरपंच ग्राम पंचायत नगरनार और सरपंच संघ अध्यक्ष भी हूँ। 2001 में सार्वजनिक सेक्टर के नाम से स्टील प्लांट लगाने के लिए यहाँ जमीन लिया गया और आश्वासन मैनेजमेंट और जो जिला प्रशासन तत्काल ये आश्वासन दिया गया था कि सभी प्रभावितों को समय पर नौकरी दे दी जाएगी और यहाँ क्षेत्र के जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए भी रोजगार का अवसर खुलेगा यहाँ पर। ऐसा करके पहला चरण में हुआ और दूसरा चरण में 2010 में पुनः लिया गया। पुनः उस समय भी हमने विरोध किया था कि भैया पहला चरण का जो 10 बिंदु हमारा पेंडिंग है उसको पूरा कीजिए। कौन से वो 10 बिंदु थे पहले चरण में जो थे? देखिए 15 क्या तो सभी क्षेत्र का मतलब जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली है, पानी है, बहुत सारी मुद्दा है। और शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो रोजगार के अवसर थी उनके लिए जो क्या कॉम्प्लेक्स वगैरह बना के देने का था। मतलब जितने भी कोई भी बेरोजगार जो है ना, शिक्षित बेरोजगार खाली नहीं घूमेगा, ये आश्वासन मन थी। और मुआवजा भी बहुत अच्छा मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या तो नौकरी का प्रावधान रहेगा। ऐसा करके 10-12 बिंदु था। उसके लिए हमने मांग किया था 2010 का जो अधिग्रहण हो रहा था, तो यह आश्वासन दिया गया उस समय का जो शासन और प्रशासन के माध्यम से कि बिल्कुल पूरा होगा, आप लोग ग्राम सभा कीजिए। तो विधिवत जिला प्रशासन के माध्यम से ग्राम सभा द्वितीय चरण के लिए हुई और उसमें हमने 15 बिंदु रखा, जिसमें पर एकड़ 15 लाख के हिसाब से और सभी प्रभावित खातेदारों को भूमि अधिग्रहण तिथि से नौकरी का प्रावधान था और पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी का प्रावधान था। क्या इसका लाभांश का शेयरिंग का था, ऐसा करके 15 बिंदु था। लेकिन उसमें से मैं इस बात को कह सकता हूं कि बड़ी मुश्किल से 20-25% जो है उसका लागू हुआ, बाकी आज तक नहीं हो पाया है। सेकंड चरण में मैडम 1052 लोगों की जमीन गई और उसमें काट चाट होने के बाद 838 लोगों का प्रावधान में आया और बाकी लोग का ना ऐसी निरस्त किया गया। पुनर्वास का नीति का जो हवाला दिया गया और पुनर्वास नीति का मतलब ऐसा भेदभाव था कि धारा 4 का प्रकाशन तिथि के 3 साल पुराना मतलब जमीन भू अभिलेख में खातेदारों का नाम से होना चाहिए, जबकि ये बात पहले हमको बताया नहीं गया था। जब पहला अधिग्रहण हुआ था या दूसरा अधिग्रहण से पहले बताया नहीं गया था। किसान को कहाँ पता रहेगा कि कितना साल तक का रहने से मतलब अधिग्रहण होने से किसको नौकरी मिलना नहीं मिलना है। हम तो यही जानते थे कि जितने लोग का आश्वासन नहीं मिल रहा था, जितने लोग प्रभावित होंगे सबका नौकरी मिलेगा और भूमि अधिग्रहण तिथि से मिलेगा। मुझे अभी जॉब नहीं मिला है और मैं कंटिन्यू 2014 से मेरा जमीन भी मैं दे चुकी हूँ NMDC को। और मैं स्वयं खातेदार होने के बावजूद भी जिला प्रशासन का त्रुटियों के कारण मैं कंटिन्यू 2014 से लड़ाई लड़ रही हूँ और परेशानियों को झेल रही हूँ। जी बिल्कुल, ये आपने सुना किस तरह से गांव वाले लगातार पैशनेट एक टोन में बहुत ही पैशन के साथ वो कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। नगरनार स्टील प्लांट जिस तरह से सेंटर मेंटेन कर रही है उसको इसी तरह से सेंटर मेंटेन करे, बस हमें नौकरी दे दे और डेवलप कर दे इस पूरे एरिया को, हमारे गांव को डेवलप कर दे। वो बेसिक जो चीज जो हमें वादा किया गया था वो डेवलप हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। और इस बार भी वहां के लोग काफी नाउम्मीद ही सही, लेकिन इसे अपना लोकसभा मुद्दा बनाकर वोट जरूर करेंगे। अमित शाह आते हैं लगातार, बस्तर के दौरे लगाते हैं, जब लगाते हैं उनसे ये सवाल पूछा जाता है मीडिया द्वारा और वो कहते हैं कि हम किसी को नहीं दे रहे, हम कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे। नरेंद्र मोदी भी आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन गांव वालों का ये जो डर है ये आज भी कायम है। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ बस्तर की एक अलग कहानी लेकर कल आपके साथ वापस हाजिर होंगे आपके सामने। अपने कमेंट्स जो है अपने फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में जरूर दें और बताएं हमको कि आपको कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो बस्तर से देखने हैं और कौन सी ऐसी आवाजें जो आप चाहते हैं बस्तर से डायरेक्टली आपके पास लेकर। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक और अपना फीडबैक लगातार देते रहिए छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। नमस्कार, जय जौहर।